एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा और आपको प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तीसरी चीज हम बात करने वाले कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बात करेंगे। पांचवी चीज होगी सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। लास्ट अपना फिजिकल और मेडिकल के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो आपकी दिल्ली पुलिस होगी इसके लिए एक पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, जो आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। NCC सिलेक्शन की राह में आपका काम आसान कर देती है। जिन बच्चों के पास NCC उनका सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 मार्क्स जुड़ेंगे क्योंकि आपके पास 7 महीने और 7 महीने SSC CPO का एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट होता है और 7 महीने टियर 1 के लिए है। बस 30 मिनट का समय है आपको जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग करने के लिए, फिर जीके करने के लिए 30 मिनट का समय, मैथ करने के लिए 30 मिनट का समय और इंग्लिश करने के लिए 30 मिनट का समय है। देखो इस प्रकार से आपका हाई जंप होगा 1.2 मीटर, यानी कि ये भी आपको 3 चांस में कूदना होगा। अंगुली ऐसे ही होनी चाहिए हाथ में, क्योंकि GS 400 नंबर में से 50 नंबर की है। मैथ रीजनिंग पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपका मैथ रीजनिंग प्री पेपर में स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो, 6 घंटे डेली पढ़ते हो, तो आपके पास समय है 900 घंटे। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अगर आपके अंदर भी जुनून है वर्दी पहनने का, कंधों पर 2 स्टार लगाने का और माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करने का, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं CPO में सब इंस्पेक्टर बनने की कहानी शुरू से लेकर अंत तक। जी हां, आज हम CPO सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी हर साल 4 से 5,000 वैकेंसी निकलती है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ज्यादातर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेते हैं। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया था, आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी कहानी बताने वाला हूं। मतलब यह है कि यहां पर CPO के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और लास्ट तक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको जिंदगी में दोबारा CPO के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों करना है? क्योंकि यहां पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। SSC के जितने भी एग्जाम हुए उसके सारे के सारे PYQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और साथ के साथ ढेर सारा फ्री कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं CPO सब इंस्पेक्टर अगर हम बनते हैं तो हमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। तो सबसे पहले बता दूं, यहां पर देश की राजधानी यानी कि दिल्ली पुलिस, दिल की धड़कन, यहां पर आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। उसके बाद में सेंट्रल रिजर्व फोर्स, जिसको CRPF कहा जाता है। आपने देखा होगा पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे वो CRPF के लोग थे। यहां पे आपका CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, यानी कि जो आपकी मेट्रो स्टेशन पे होती है, एयरपोर्ट पे होती है, उसमें आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका है। इंडो तिब्बत पुलिस और सशस्त्र सीमा बल, इन सब फोर्सेज में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो आइए सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि हमारी इस पूरी की पूरी वीडियो में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी और क्या अलग से कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होती है जो आपको बेनिफिट देती है। दूसरी चीज होगी यहां पे एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा और आपको प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर आपको समय पता है कि हमारे पास समय कितना है तो ही आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने एग्जाम के लिए टारगेट तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बात करेंगे। यहां पर हमें 0 से कैसे पढ़ाई करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जो आपकी पांचवी चीज होगी सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। और जो आपकी छठी चीज होगी, हम सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी के साथ साथ में जो अपना सिलेबस है उसको किस तरीके से कवर करेंगे। और उसके बाद में जब सिलेबस कवर हो जाता है तो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, PYQ लगाते हैं। कब लगाते हैं? क्या सिलेबस के दौरान लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। और लास्ट अपना फिजिकल और मेडिकल के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन। देखो, आपको क्वालिफिकेशन के लिए यहां पर एक बैचलर डिग्री होना जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। फाइनल ईयर का यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि 2026 में आप अभी, आपका अप्रैल चल रहा है, आपको पता है कि आपके एग्जाम लेट होने वाले हैं, तो यहां पर आप 2026 के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जिनकी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, तब तक वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। यहां पे आपको बता दूं कि देखो ये लिखा हुआ है कि आपके रिजल्ट के समय, यानी कि रिजल्ट के समय नहीं, आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस डेट को आपका रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके बाद में आपको बता दूं कि आपकी जो दिल्ली पुलिस होगी,
जो आपकी दिल्ली पुलिस होगी, इसके लिए एक पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, जो आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ये आपको कब जरूरत पड़ेगी? जिस दिन आपका फिजिकल होगा, जिस दिन आपका फिजिकल और मेडिकल होगा, उस दिन आपके पास एक वैलिड LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस के लिए रिजेक्ट हो जाओगे, चाहे आपके नंबर कितने भी क्यों ना हो। तो आपके पास 5 अदर फोर्सेज ही बचेगी। दिल्ली पुलिस में आप नहीं जा सकते अगर आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इसको आपको अभी से बनवाना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहां पर एज क्या होती है, देखो अगर यहां पर बेसिक की बात करें, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनकी एज 20 से 25 साल होती है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। यहां पर SC ST OBC और आपको अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग से यहां पर छूट आपकी एप्लीकेबल है, जो आपकी 3 से 5 साल है। अब यहां पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन के में आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, और NCC का सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हो। आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है, आपके पास B है और आपके पास C है। अब ध्यान से बात समझना, NCC सिलेक्शन की राह में आपका काम आसान कर देती है। जिन बच्चों के पास NCC है उनका सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? मान लो किसी बच्चे के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, तो यहां पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 मार्क्स जुड़ेंगे, और आपको यहां पर NCC में 20 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपके पास C है। अगर आपके पास B है तो आपको यहां पे 12 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आपके पास में A है तो आपको 8 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा टोटल, क्योंकि पेपर 1 में भी मिलेगा और पेपर 2 में भी मिलेगा। ध्यान से बातों को समझना। अब देखो, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है ये बात आपको समझ लो। देखो यहां पे सबसे पहले इसका टायर 1 होता है, उसके बाद में टीयर 1, उसके बाद में होता है आपका फिजिकल होता है, उसके बाद में टीयर 2 होता है, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और फिर होता है फाइनल सिलेक्शन। अब ये जो टीयर 1 होता है, आपको बता दूं यहां पर इस टीयर 1 के लिए आपके पास में आपके सामने जो है स्क्रीन पे खुला हुआ है, ये इसका आपका एग्जाम का पैटर्न है। पर इससे पहले आप एक बात को समझो। आपने मान लो टारगेट कर लिया, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको सीपीओ में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास कितना समय है। कितना समय है? देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एसएससी जो सीपीओ है इसके फॉर्म 31 मई से आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 31 मई से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून होगी। और जो पेपर की उम्मीद है कि पेपर कब कराया जाएगा, वो कराया जाएगा अक्टूबर से नवंबर। अब देखो मैं आपको बता दूं 100% चीजें क्लियर है। यहां पे ये फॉर्म 31 मई से भरने स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले नोटिफिकेशन जो निकाला था उसमें बोला था कि 31 मार्च से आपके सीजीएल के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए और आपका अप्रैल आ चुका है। तो इसका मतलब ये कैलेंडर थोड़ा और लेट होने वाला है। मैंने बोला कि मिनिमम आपके पास नवंबर तक का समय है। मिनिमम कहां तक का समय है? नवंबर तक का समय है। नवंबर के या तो एंड में पेपर होगा या नवंबर के बाद में पेपर होगा। तो आप सोचो अप्रैल के बाद, यानी कि आपके पास अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अप्रैल है आधा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे लगभग 7.5 महीने। अगर आप अप्रैल के एंड में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास अभी भी 7 महीने का समय है, यानी कि आपके पास 7 महीने, और 7 महीने एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट होता है। और 7 महीने टीयर 1 के लिए है। टीयर 1 मतलब जो पहला एग्जाम होगा उसके लिए 7 महीने, जो मेंस होगा टीयर 2 होगा उसके लिए मिनिमम आपके पास 10 महीने का समय है, और इस समय में आप इजीली इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और मैं ये बात बोलता हूं, जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ने को बोलूंगा उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो 100% एग्जाम निकाल लोगे। ध्यान से बात को समझना। अच्छा, सिलेक्शन की प्रोसेस में अगर हम टीयर 1 की बात करें तो जो टीयर 1 होता है आप देखोगे इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपका रीजनिंग आता है, आपका जीके आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आता है, यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन। इन सब के 50-50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। 2 घंटे में ये आपको पेपर करना होता है। अच्छा, एक बात और है, अब की बार इसमें नया बदलाव हुआ है। आपके पास यहां पर सेक्शनल टाइमर है, यानी कि आपके पास 30 मिनट का समय है आपको आपका
जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग करने के लिए, फिर जीके करने के लिए 30 मिनट का समय, मैथ करने के लिए 30 मिनट का समय और इंग्लिश करने के लिए 30 मिनट का समय है। देखो यहां पर आपको 30 मिनट में इजीली आप कर सकते हो, अपना जीके कर सकते हो, आप अपनी इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन जो ये 30-30 मिनट में मैथ और आपकी रीजनिंग है, इसको करने में आपको पसीने छूट जाएंगे, यानी कि आपको मैथ्स रीजनिंग में फोकस करना पड़ेगा अगर आप प्री में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। इस प्री में आपके जो नंबर आएंगे वो मेंस में जुड़ेंगे और उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लग रही होगी। तो यहां पर आपको फोकस करना होगा, मैथ्स और रीजनिंग में अपनी स्पीड पर फोकस करना पड़ा होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर होगा आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन यहां पर कितने का होगा, आपका 1 नंबर का, और समय मिलेगा आपको यहां पर 2 घंटे। आपका जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो यानी कि आपको एक क्वेश्चन नेगेटिव के 2.5 नेगेटिव आपके हो जाएगी। दूसरी चीज यहां पे भी आपको जो सेक्शनल है वो सेक्शनल टाइमर दिया गया है। आप इसको इंग्लिश को 4 पार्ट में बांटा जाएगा, क्योंकि अभी 2025 का मेंस नहीं हुआ, तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता 4 पार्ट कौन कौन से, इन 4 पार्ट में बांटा जाएगा और उसके बाद में आपको समय मिलेगा 30-30 मिनट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीजों पर, ध्यान से चीजों को समझना। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, पीएससी में आपको क्या क्या चाहिए। अगर हम बात करें यहां पर मेल कैंडिडेट की यानी कि लड़के की, आपकी लड़के की अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो और एससी से हो तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एसटी से हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। यहां पर आपकी चेस्ट, अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी से हो तो आपकी 70 सेंटीमीटर, एसटी से हो तो यहां पर 77 सेंटीमीटर, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। आप देख सकते हो 80 से 85 हो जाएगी, 77 से 82 हो जाएगी। फीमेल के लिए हाइट जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है, और एसटी के लिए वही यही हाइट 154 सेंटीमीटर है। लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई भी मैटर नहीं है यहां पर। अब देखो यहां पे आप अगर पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करना चाहते हो तो यहां पर जो लड़के हैं, लड़कों के लिए क्या है, एक तो आपकी 100 मीटर की रेस है जिसका समय है 1600 सेकंड, एक आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस है जिसमें समय है आपका 6.5 मिनट, यानी कि पहले आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और उसके बाद में आपकी 100 मीटर की रेस होगी और समय मिलेगा 16 सेकंड। इसके बाद में आपका होगा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप होगा आपका 3.65 मीटर और 3 चांस में आपको ये कूदना होगा। इसी प्रकार से आपका हाई जंप होगा 1.2 मीटर, यानी कि ये भी आपको 3 चांस में कूदना होगा। लगभग यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 4.25 फीट के आसपास हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट फुट यानी कि 16 लैब्स का शॉर्ट फुट फेंकना होगा, 4.3 मीटर फेंकना होगा, ये भी 3 चांस में होगा। इसी प्रकार से अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की पहले 4 मिनट में 800 मीटर की रेस होगी, उसके बाद में 18 सेकंड में उसको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसको 2.7 मीटर लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी 3 चांस में। हाई जंप यहां पर कितना करना पड़ेगा, 0.9 मीटर 3 चांस में। और जो शॉर्ट फुट है वो लड़कियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब ध्यान से बात समझना, मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में आपका आई स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इस चीज को समझ लो। देखो अगर आपकी आई परफेक्ट विजन है तो ये 6/6 विजन होता है, और अगर यहां पर वरिष्ठ विजन है वो 6/9 विजन तक ही आपका चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपकी जो आंखें हैं उसमें तिरछापन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक आपकी स्ट्रेट चल रही हो, एक तिरछी चल रही हो, या यहां पे क्या हो, एक से दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, यहां पे आपकी लेसिक सर्जरी जो बोलते हैं ना लेसिक सर्जरी करा लो, वो लेसिक सर्जरी अलाउड है, लेकिन उसका कुछ पैरामीटर है, कुछ स्टैंडर्ड है, उसमें ही अलाउड होगी ये। ठीक है, उसके बाद में आपका कान की जो 15 फीट से आपको अच्छे से सुनाई दे रहा हो, यहां पे मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो। इसके बाद में ये चीजें आपके लिए जरूरी है कि आपका फ्लैट फिट ना हो, आपके जो घुटने हैं वो आपस में ना भिड़ते हो, नी आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ पैर उंगली इनमें कोई भी मुड़ा वाली स्थिति ना हो। जैसे कि मान लो किसी की उंगली ऐसे है तो वो यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। अंगुली ऐसे ही होनी चाहिए, हाथ में यहाँ पे बैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ 15 सेंटीमीटर का एक एंगल होता है, उसका तो चल जाता है, बाकी का नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, मास्टर स्ट्रेटेजी क्या है। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। कैसे करनी है, 7 महीने का समय मैंने आपको बताया था, उस समय के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या करनी है वो बताऊंगा, बट करनी किस तरीके से ये बात समझनी है।
देखो आपको यहां पर ये तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर सीपीओ में सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश में। किस सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा सर? सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंग्लिश पे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अगर आपका 400 नंबर का पेपर है, 250 नंबर की इंग्लिश आएगी, 250 नंबर की इंग्लिश आएगी। और इस 250 नंबर की इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में वीक पड़ गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भाई मुझे तो जीएस में मजा आ रहा है, मैं तो जीएस पढ़ूंगा। तो पढ़ लो भाई जीएस, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई फायदा जीएस पढ़ने से? क्योंकि जीएस 400 नंबर में से 50 नंबर की आएगी। मैथ रीजनिंग पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपका मैथ रीजनिंग प्री पेपर में स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, 30-30 मिनट समय मिलेगा, उसमें सब बच्चे पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, मैथ्स पे करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और पेपर पास करने के लिए आपको जीएस पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यहां जीएस पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, पेपर आपका पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेंस है उसमें प्रॉपर इंग्लिश आएगी, तो आपको इंग्लिश पे 100% फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है कि यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वेटेज पता हो और उन सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक्टिव पैसिव और नरेशन आते हैं, और एसएससी जो आपका सीपीओ होता है इसके मेंस के एग्जाम में जो नरेशन और आपके एक्टिव पैसिव होते हैं, इन्हीं से टोटल 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ अगर किसी बच्चे ने नरेशन और एक्टिव पैसिव अच्छे से नहीं पढ़े तो ये 45 क्वेश्चन आपका प्राण निकाल लेंगे। भाई आपको फोकस करके चीजों को पढ़ना पड़ेगा। आपको जब स्टार्टिंग करनी है तो बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हो? मान लो किसी को टेबल ही नहीं आती, किसी को फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है, तो वो आप बताओ बेसिक ग्रामर के रूल नहीं आते तो वो कैसे नाउन पढ़ेगा, कैसे प्रोनाउन पढ़ेगा, कैसे मैथ्स में फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, मैथमेटिक्स के भी, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी। और आपके जीके में तो आपको बेसिक कंसेप्ट होते ही नहीं, आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जब आप पढ़ रहे हो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट किए बिना सिलेक्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 100% नहीं पढ़ा है तो आप 90% नंबर नहीं ला सकते। आपने अगर पढ़ाई 80% है तो 70% नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आप 100% पढ़ोगे तब जाके आपके 90% नंबर आएंगे। आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहां पर जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको मॉक टेस्ट लगाने के दौरान अपनी मिस्टेक को ढूंढना है और उसको इंप्रूव करना है। और यहां पर मिस्टेक किस टॉपिक में हो रही है, वो आपका वीक टॉपिक है, उस वीक टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आप कैसे करनी है इस बात को समझ लो। देखो सबसे पहले आपके पास समय कितना है? सर हमारे पास समय है 7 महीने। कितने महीने? 7 महीने, 7 मंथ हमारे पास के समय है। ये मिनिमम टाइम है फर्स्ट पेपर के लिए। हम बात करते हैं पहले 5 महीने में क्या किया जाए। 5 महीने में अगर देखो 5 महीने में हम बात करें टोटल डेज हो गए आपके 150। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो, 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपके पास समय है 900 घंटे। और 900 घंटे मोर देन एनफ समय होता है आपको सिलेबस करने में, आपको उसका रिवीजन करने में, आपको अपने नोट्स बनाने में। आप देखो ध्यान से, आपको मैथ्स ऐसी जगह से पढ़ना है जहां पे आपको मैक्सिमम 200 घंटे में कंप्लीट मैथ करा दिया जाए। देखो आपको 400 घंटे में मैथ कराया जा रहा होगा, 600 में भी कराया जा रहा होगा, लेकिन 400-600 में इतना पेपर का लेवल नहीं आ रहा है। आप एसएससी सीपीओ के पेपर तो उठा के देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, 2025 में तो पेपर का लेवल बहुत कम हो गया है। तो यहां पर 200 घंटे में इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। रीजनिंग का सिलेबस आप 70 से 80 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे इंग्लिश का सिलेबस आप 120 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और जो आपका जीएस है, देखो भाई इस जीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सागर है, समुद्र है। इसमें आप जीएस में आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो जीएस में तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना, लेकिन ध्यान रखनी है आपको यहां पे जो आपके पास रिमेनिंग समय बचा, उस रिमेनिंग समय में आपको रिवीजन करना है, आपको रेगुलर रिवीजन करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये आपका काम होगा पहले 5 महीने में। अब आप बोलोगे सर पढ़े कहां से? देखो अभी मैं आपके लिए इतना सा कर सकता हूं कि आपको मैथमेटिक्स बता सकता हूं, आप कहां से पढ़ो। आओ देखो मैथमेटिक्स कहां से पढ़ना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस बात को समझना, ठीक है। इस पे एक मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स है। देखो यहां पर 60 डेज एसएससी का मैथ्स का पूरा कोर्स है। आप देखोगे इसकी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे, यहां पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है।
38 फिलहाल लेसन यहाँ पे मैं डाल चुका हूं, यानी कि 38 क्लास डाल चुका हूं। 1 घंटे की क्लास भी है, 1.5 घंटे की क्लास भी है और 2 घंटे की क्लास भी है। और दूसरी चीज, इसके यहां पर आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यहाँ पे फिलहाल अभी नेटवर्क इशू आ रहा है। देखो, एसएससी सीजीएल रेशियो मिक्सचर टॉप क्वेश्चन 46 शिफ्ट का निचोड़, यहां पे ये सारे के सारे मैंने आपको करा रखे हैं। तो आप इस YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना और यहां पर आपको सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, कंटेंट पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं यहां पर लास्ट के 2 महीने में क्या करें। देखो, जो ये 2 महीने होते हैं ना, वो जो 5 महीने आपने सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन किया, नोट्स बनाया, वो आपकी अभी नींव तैयार हुई, नींव मजबूत हुई है, बिल्डिंग अब तैयार होगी। ये लास्ट के 2 महीने में आपको बिल्डिंग तैयार करनी है। लास्ट के 2 महीने में मिनिमम डेली आपको 4 घंटे तो करना है रिवीजन, 4 घंटे रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो सारे के सारे कंसेप्ट आप भूल जाओगे। और आपको यहां पे 4 घंटे डेली आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको यहां पे डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। आपको यहां पे PYQ यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको PYQ लगाने हैं। एनालिसिस करना है और एनालिसिस करते टाइम ये बात समझनी है कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, उन वीक टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स में ध्यान रखना है आपको जो हार्ड क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आप बार बार फंस जा रहे हो और वो एग्जाम में भी आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को बनाना है। आपको फॉर्मूले नोट करने हैं, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको फॉर्मूले नोट करने हैं। और यहां पे आपका एक मेन पॉइंट होना चाहिए कि आपको डेली इंप्रूवमेंट करना है, और वो भी खुद में 1% इंप्रूवमेंट अगर आप डेली करोगे तो इस 2 महीने में आप, अगर पहले दिन आपके मॉक टेस्ट में 200 नंबर में से 100 नंबर भी आ रहे होंगे, तो इस 1 महीने बाद ये नंबर आपके 170, 2 महीने बाद 170 से 180 नंबर तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप डेली खुद में 1% का इंप्रूवमेंट करोगे, तो ये नंबर 170 से 180 तक लाए जा सकते हैं और पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप 150 नंबर भी टारगेट कर लो तो भी सिलेक्शन है, आप 130 नंबर भी टारगेट कर लो तो भी सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि सीपीओ की जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ आप देखोगे लास्ट 2 ईयर में लगभग 119 के आसपास थी। कितने के आसपास थी? 119 के आसपास थी। ये कोई हाई कट ऑफ नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं आप 130 प्लस टारगेट करो, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए। आपके जैसी तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हो, ये जनरल की है 130, इसलिए बोल रहा हूं कि सीपीओ में सिलेक्शन लेना आसान होता है। वहीं अगर इस कट ऑफ को आप सीजीएल की देखोगे 137 मिलेगी, वहीं इस कट ऑफ को आप एसएससी सीएचएसएल की देखोगे तो 140 प्लस मिलेगी। सबसे कम कट ऑफ जाती है भाई, सबसे आसान है यहां पर सिलेक्शन लेना। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर ये पूरी की पूरी रणनीति अगर आप फॉलो कर लेते हो भाई, आप इस तरीके से पढ़ लेते हो, तो जैसे मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है आप भी ले सकते हो। आप अपने भाई बहन को बता सकते हो, जो भी छोटे भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं उसको बता सकते हो, दोस्त के साथ बता सकते हो। लेकिन यह बात ध्यान रखना, पढ़ना इसी तरीके से है। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से पढ़ते हो तो फंस जाओगे। चीजें क्लियर रहेगी माइंड में तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर चीजें क्लियर नहीं रही तो माइंड में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई भी डाउट XYZ, वो आपके एग्जाम से लेकर हो, वो सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर हो, वो आपके फिजिकल से, मेडिकल से लेकर हो, कैसे पढ़े इससे लेकर हो, आपको कमेंट सेक्शन में बस बता देना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।